डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ आहिनि जेके ऑलराउंडर आहिनि सिहत खे अगरि असां वठूं त उन में खोड़ सारी शयूं थियूं ॿारनि जी ज़हनी नशोनुमा कीअं हुजे, ॿारनि जी ग्रोथ कीअं हुजे, उनजी न्यूट्रिशन कीअं असां ख़्यालु रखूं। उनखे अलावा जेको एस्थमा आहे, एलर्जीज़ आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु जेके असांजी क्वालिटी वारी लाइफ कीअं बहितर हुजे, स्पेशली ॿारनि जी न्यूट्रिशन आहे। जी न्यूट्रिशन जे हवाले सां स्टंटिंग जो प्रॉब्लम आहे काफ़ी, जेके अॼुकल्ह ख़ासि तौर ते मां ॿुधाईंदो हलां त सिंध में जेको 2-3 सेशन्स मूं बि अटेंड कया आहिनि यूनिसेफ सां, त सिंध में उहो रेशो जेको आहे तक़रीबन 40% आहे असांजा उहे एरिया जेके थर सां आहिनि जेके स्टंटिंग उहो हूंदा जंहिंमें ॿार वक़्त खां अॻु में पैदा थी वञे, या अगरि पैदा थी वञे उनखे प्रॉपर अगरि असां खाद खोराक न ॾींदासीं त उनजो क़दु ऐं बुत ॾाढो हल्को फुल्को हूंदो, ऐं हुनजी ज़हनी जेका अवसर आहे उहा बि उन हिसाब सां मेच्योर न थी सघंदी जेतिरी आम नॉर्मल ॿार जी थींदी आहे। इहो छा हूंदो आहे, ॿार जी छा असां खुराक रखूं, कीअं ॿारनि जो ख़्यालु रखूं, उन लाइ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब असां सां गॾु असां कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग कैसे हैं ये बताएं। हैप्पी रहना चाहिए। हाँ हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल विद हैप्पी स्माइल्स। हाँ बिल्कुल इसी तरह सही बात है। इसी तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे पैदा हो गए माशाल्लाह से, हमारे मुल्क में तो आबादी ज़बरदस्त है, लेकिन ग्रोथ उनकी जहनी और जिस्मानी बेहतर या नॉर्मल, क्योंकि मैं अगर हम सिर्फ बेहतर की बात करें, बेहतरीन की बात करें तो उनको पता है कैसे रखना, जो नहीं कर सकते या जो कहीं दूर हमें देख रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो क्या करें, कैसे करें? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक न्यूट्रिशन का प्रोटोकॉल है, वो स्टार्ट होता है गायनी की पेशेंट से, जो जच्चा बच्चा कहते हैं ना, जच्चा मीन्स जो गायनी की पेशेंट होती हैं, जब वो स्टार्ट करती हैं पहले दिन ऑफ डिलीवरी से, पहले दिन प्रेगनेंसी के, वहाँ से स्टार्ट होता है 1000 डेज़ ऑफ लाइफ, 1000 दिन माँ, बच्चा और अगला यूट्रस को प्रिपेयर और उसको न्यूट्रिशन देने की। वो न्यूट्रिशन से सारे डेवलपमेंट हो रही होती है। अब आप देखेंगे अगर माँ की न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, जो माँ प्रेग्नेंट है, जब वो बच्चा डिलीवर कराएगी तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। आपने सुना होगा, देखा होगा कि इन 20 जो 2 डिकेड्स गुजरे हैं उसमें निक्यूज़ जो है, नाइश्यूज़ जो हैं, जो छोटे बच्चों के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हुए, ग्रो हुए। अगर आप और मज़ीद पीछे चले जाएं तो ये डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे, छोटी सी एक बस कॉट में बच्चे को डाला और बच्चा एक हेल्दी पैदा होता था। आजकल आप बच्चे देखें कि ऑल ओवर आप वर्ल्ड ले लें, ये WHO की तरफ से सारी जो गाइडलाइंस हैं यूनिसेफ की, अगर आप वो देखें तो उसकी जो गाइडलाइंस में आता है कि बच्चे ज़्यादातर 2.8, 2.5, 2.6 के पैदा हो रहे हैं। क्यों? एक तो न्यूट्रिशन माँ की बिल्टअप नहीं है, बच्चे की बिल्टअप तो बहुत बाद की बात है, आप उसको बिल्टअप करते हैं 2 साल पे जाके। यहाँ पहले बच्चे को जब आप डेवलप कर रहे होते हैं वहाँ डेवलपमेंट शुरू करनी है, वहाँ वो ध्यान नहीं रखते हैं, वहाँ वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या LHVs हैं, जो दाईज हैं, वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखती हैं, उन चीज़ों को न्यूट्रिशन को पोर्टफोलियो नहीं देती। नो डाउट आपने थर की बात की, या जो दही इलाके हैं बहुत सारे, वहाँ पे हमने बहुत सारे काम किए हैं। आई एम ऑल्सो यूनिसेफ की तरफ से IMNCI का मैं मास्टर ट्रेनर हूँ ऑल ओवर सिंध, तो हम वहाँ पे भी जाके देखते हैं। तो लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी किल्लत न्यूट्रिशन की है, एजुकेशन की है, और एजुकेशन मेक्स यू ग्रो हेल्दी एंड वाइज। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यानी मतलब कि लैंग्वेज बैरियर्स। साथ में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम ये हैं कि आपकी चीज़ें हम इनको वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, हमारी चीज़ें रसाई नहीं पहुँच सकती। कई दफ़ा हमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं जाने में, आने में, रोड्स हैं जाने में, तो हम बहुत सारे कुछ लोग अवॉइड करते हैं वहाँ पे जाने से कि यार हम उनको ट्रेनिंग्स भी जाके कैसे दें। हम उनको नो डाउट इधर बुलाते हैं, हम इनको ट्रेन करते हैं, लेकिन वहाँ जाके वही पोर्टफोलियो पे वो काम कर रहे होते हैं जिससे वो हेल्थ डेवलप नहीं कर सकते। फिर आपने कहा स्टंट एंड ग्रोथ स्टार्ट ही हो जाती है 6 महीने के बच्चे की, जब माँ अपना बच्चा दूध जो है प्रॉपर तरीके से फीड नहीं करा सकती। अब फीड ना कराने की बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजूहत तो ये है कि वही वाली बात, रेशियो ऑफ बच्चे ही इतने हैं, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, यानी डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन लिमिटेशंस ही नहीं है, तो आपकी वहाँ से आप कहाँ ग्रोथ को फैक्टर लाएंगे। अब वहाँ पे डेथ रेशियो सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे न्यूनेटल मदर मैटरनल डेथ
सबसे ज़्यादा, इन्फेक्शन रेशो उनका ज़्यादा, उनके पास कोई रिसर्चिजेशन नहीं है, उनके पास न्यूनेटल की कोई सर्विसेज नहीं है। हाँ। फिर वही गायनी की डिलीवरीज होती हैं, अगर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, तो कोई इनकी मैनेजमेंट नहीं है, तो कई दफ़ा तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वहाँ पर डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे? वहीं आपकी स्टंटेड ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर एक बच्चा पैदा ही कमज़ोर हुआ है, या एक माँ की डेवलपमेंट ही कम है, या उनके टेस्ट नहीं हुए, हीमोग्लोबिन कम है, ब्लीडिंग के इश्यूज़ ज़्यादा हो गए हैं, विटामिन डी कम है, थायराइड के इश्यूज सबसे ज़्यादा है, आपको पता है औरतों में सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ तो ये चीज़ें डायग्नोस ही नहीं होती कि थायराइड होता क्या चीज़ है। वहाँ पे तो वो करते 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 एंड में पता चलता है कुछ 10-15 साल बाद कहीं कराची में आके कोई किसी ने डायग्नोस कर दिया कि यार इसको तो ये प्रॉब्लम था, इसके इसलिए सारे बच्चे जो है इस तरह पैदा हो रहे हैं, या उसकी हेल्थ इसलिए ख़राब हो रही है। तो हमारी तो बहुत सारी सर्विसेज जो हैं रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं आगे जाने में। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस भी हैं जो जेनेटिकली बच्चों में भी आ जाती हैं। ऑफ कोर्स वो आती हैं, कॉन्सेजियस मैरिज, जो कजन मैरिज होते हैं उसमें आ जाती हैं, प्लस साथ में वो भी वही बड़ी बात के डायग्नोसिस ही नहीं होती कि डायग्नोस हम कैसे करें। स्टंटन ग्रोथ पे अगर कोई बात करता है तो हम ज़रूर इसको गाइडेंस देते हैं कि स्टंटन ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम 6 months ऑफ एज। एक तो माँ का फीड बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर साथ में जब आपकी जिंक, आयरन और विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नो डाउट जब मिस्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब फर्स्ट अपनी तकरीर जब की थी तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही स्टंटन ग्रोथ पे उठाया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी जहाँ हो रही होती हैं, तो विटामिन डी बहुत बड़ा फैक्टर है साथ में, उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट ही स्लो हो रही होती है जी। अब वहाँ से आप कहाँ से पकड़ेंगे? आपको पकड़ना ही बच्चा जब 1 साल का हो रहा है, आपने वहीं से पकड़ा कि बच्चे की माइलस्टोन्स कैसे हैं, डेवलपमेंट डिलेड तो नहीं है, माइल्डली डिलेड तो नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को गैदर जब करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को बेहतर करते हैं, अगर गैदर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसको सही नहीं और कर ऐसे एरियाज़ में बच्चे जो होते हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, प्रीमेच्योर बच्चे भी होते हैं, तो उनकी ज़्यादातर डेथ का रेशो ज़्यादा हो जाता है। ऑफ कोर्स डेथ का रेशो ज़्यादा होता है, प्लस साथ में हमसे आपको बात बताऊं, मसला ये है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे हैं, वो अताई डॉक्टर सबसे ज़्यादा बैठे हैं, चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। कराची में भी 50% बहुत सारे इलाकों में अताई डॉक्टर बैठे हैं जिनको हेल्थ कमीशन भी नहीं रोक सकती है। तो इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पूरे पाकिस्तान में कि अताई और डॉक्टर के ऊपर बिलीव एंड ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है कि घर में ही बच्चे पैदा हो रहे होते हैं दाइयों के हाथ में, तो फिर ऑफ कोर्स वही LHV के हाथ में। यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी एक सवाल मेरा है, अक्सर यहाँ पे अब जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादातर ऑपरेशन से ही पैदा हो रहे हैं, तो जो प्राइवेट क्लिनिक चल रही हैं उनकी, तो नॉर्मल डिलीवरी में और सीजर में बच्चे पे कोई फ़र्क पड़ता है? फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं ये आपको बात बताऊं कि ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं। आप पिछले डिकेड्स में जाएं तो नहीं होते थे, अब डिकेड्स में जाएं तो क्यों? एक तो जो हमारी जो लड़कियां हैं उनकी हेल्थ, आपको सबको पता है कि इंटरनली द ऑल आर वेरी वीक फ्रॉम इनसाइड। अगर आप एक एडोलेसेंस बच्चियां देखें जो 13-14 की हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन स्टार्ट इज़ फ्रॉम ब्रेकफास्ट, अच्छा, लंच, डिनर। आजकल के स्क्वेजल बच्चों के हैं कि आपने देखे हैं, दे यूज़ नूडल्स, जंक फूड्स, ऐसी चीज़ें खाते हैं जो चिकन की चीज़ें खाते हैं, जिसमें हम खाते हैं सबसे ज़्यादा ये हार्मोन्स की जो PCOs हो जाते हैं, इसमें खाते हैं हम ये क्या कहते हैं, ये विंग्स। तो विंग्स जो खाते हैं, तो लास्ट में एक रिसर्च में पढ़ रहा था और मैंने उसको प्रेजेंट भी किया था PCOs के लिए मेरी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ, कि PCOs की डेवलपमेंट होती कैसे? डेवलपमेंट होती ये है कि जब आप चिकन में सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, अच्छा, विंग्स की साइड पे, और वो हम सबसे ज़्यादा खा रहे होते हैं चिकन से। ओके, सही। तो PCOs होने की वजह यही है। अच्छा, अब आप देखें ज़्यादातर आप लड़कियाँ मीट खाती नहीं हैं, वो चिकन पे जाती हैं। चिकन पे जाती हैं तो चीज़ें आपकी डेवलपमेंट सारी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, पेन इन पीरियड्स हैं, और डेवलपमेंट ऑफ हेयर ग्रोथ्स हैं, फिर ओवरी में प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस कितने हुए में। ये इनकी प्रॉब्लम ही यही है कि खाना पीना इज़ नॉट गुड, द न्यूट्रिशन इज़ नॉट गुड, द लाइफ स्टाइल ऑफ आवर किड्स इज़ नॉट गुड। एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं, जिम उनको जाना नहीं है,
खाने की न्यूट्रिशन है नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज अब ये 2 साल में स्लीप पैटर्न भी बहुत बुरा हो गया। अब आप सोएंगे नहीं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा, गैजेट्स बहुत बड़े हैं। तो गैजेट्स के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो आपके मेंटल डिस्टॉर्शन कर रही होती है। फिर गैजेट्स में आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत बुरी हो जाएगी, हो चुकी है। सही। अभी भी आप देखें तो बच्चे जो अब आ रहे हैं गैजेट्स के लेके, उसकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं ले जा सकते हो। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे ऐसे फैक्टर्स ये बनते अभी ये एक पहाड़ बन जाता है, पहाड़ बनता है, और इसमें जो है ग्रोथ आपकी एकदम गिरती है। तो ये सारे इश्यूज हैं। जिस तरह से हमने मैथमेटिक्स को छोड़ दिया और कैलकुलेटर पे आ गए, अगर छोटी छोटी चीज़ें पूछें तो 1 सेकंड ज़रा ये मैं कर लूँ, इसी वजह से हमने प्रैक्टिसेस रियल छोड़ दी हैं। लास्ट वही वाली डिकेड्स में जाएं तो अगर मोबाइल नहीं था तो सारे नंबर आपको याद रहते थे, सारे नंबर फ़ोन नंबर याद रहते थे। अब आपको किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं होता, एक्सेप्शनली सिर्फ बेगम का याद रहता है, बाकी किसी का भी याद नहीं रहता। तो एक तो ये होता है। तो दूसरा, अब आपको किसी को अगर फर्स्ट के मोबाइल खो गया है, बैटरी डाउन है, अगर किसी को फ़ोन करना है, आपके पास मेमोरी नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है कि आपको नंबर याद हो। तो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, फॉल्ट है गैजेट्स का, जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं आता है उसमें। अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप खुद भी गैजेट से कोई चीज़ पढ़ना शुरू करें, उसको बंद करें और उसको रिमाइंडर्स करें, फिर दोबारा वही चीज़ दोबारा खोले तो आपको लगे यार मैं अच्छा नया पढ़ रहा हूँ। सेम गोज विद द बुक्स। बुक में पढ़े, आपने लाइन किया, बुक को बंद किया, फिर बुक को दोबारा खोला, आपको लगेगा यार ये तो मैंने 3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। हाँ, पढ़ने से और लिखने से भी आपकी दिस जो इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। आप जब उसी बुक के अंदर से नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी रिमेम्बरेंस में जाती हैं। यहाँ पे गैजेट्स में आपकी रिमेम्बरेंस नहीं जा सकती। ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस, इट्स ए फेल प्रोजेक्ट। एज ए पीडियाट्रिक साइकोलॉजी में मैंने बहुत काम किया हुआ है। ये चीज़ कभी भी काम नहीं कर सकती, ना आगे जाके बच्चों को बहुत जो है एजुकेशनल मास्टर्स बना सकती है। वो एजुकेशनल डिफ़ॉल्टर बन सकते हैं, एजुकेशनल मास्टर नहीं बन सकते। क्या बात है, बहुत सही कहा, बहुत सही। अच्छा, बच्चों के बिहेवियर्स भी चेंज हो रहे हैं, मतलब बिहेवियर क्यों चेंज हुए हैं? बिहेवियर चेंज होने की वजह नींद है, डिस्टर्बेंस है, रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। हम खुद भी ऐसे कर रहे हैं ना, बच्चों को गैजेट्स दे दिया ताकि मैं अपने मोबाइल पे ऑफ कोर्स किसी को मैसेज कर सकूं या देख सकूं। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसमें ये एक पूरा एक शेड्यूल चल रहा होता है कि आप उसको बिहेवियर को कैसे मैनेज करें। क्योंकि मेरे पास बच्चे आ रहे होते हैं कि माएँ आ रही होती हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, बच्चा हमारा ज़िद्दी हो गया है। तो हम पहले तो कहते हैं कि यार पहले तो उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल के 6 पार्ट्स हैं, वो वक्त तो सही करो पहले। इसमें अच्छा खाना है, एक्सरसाइज है, वॉक है, स्लीपिंग पैटर्न है, वाटर इनटेक है, सनलाइट है। ये सारे 6 फैक्टर्स ये हैं कि जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ही हेल्दी लाइफस्टाइल में खाना पीना है। खाना पीना में वही वाली बात है, बिहेवियर चेंज होने की सबसे बड़ी वजह आयरन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन कम हुआ, इरिटेबिलिटी शुरू हो गई। बहुत है आयरन डेफिशिएंसी। ऑफ कोर्स। अब आयरन डेफिशिएंसी की और वजह पीछे से बैकग्राउंड में क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पीछे से चलती है विटामिन सी और विटामिन डी पे। अच्छा। अब अगर फर्ज करो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है तो 2 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आएंगे आपके, बार बार एलर्जी, फ्लू, नज़ला, खांसी सबसे ज़्यादा जो होता है यही होगा। कोविड के असरात आए उन्हीं को ज़्यादातर जिनकी विटामिन डी लेवल बहुत कम था और उन्होंने टेक केयर नहीं किया। अगर कम था, पता भी था कम है, तब भी उन्होंने टेक केयर नहीं किया। आपको मेडिसिन लेनी है, साथ में आपको सनलाइट भी लेनी है। 15 मिनट्स डेली सनलाइट लेनी ज़रूरी है, तब आपको विटामिन डी कन्वर्ट। अब लोगों को कोई पता नहीं होता। अब जब तक आपने, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या एक बच्चा है या कोई बड़ा भी है, आप आयरन ले रहा है या आयरन की ड्रिप्स लग रही हैं या ब्लड लग रहा है, फैक्टर तो बढ़ जाएगा बट फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे जो सपोर्ट है वो विटामिन डी की है। अब आप आयरन को देते रहें। प्रेगनेंसी में कई दफ़ा यही होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा, आयरन की ड्रिपें लगा रहे हैं, लेकिन पीछे से ये नहीं देख रहे विटामिन डी जहाँ देना शुरू करते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्यों? विटामिन डी काम करता है बोन मैरो पे। सही। और आपने सिर्फ ब्लड की जो ड्रिप्स दी हैं वो सिर्फ ब्लड को बना रहे हैं, सिर्फ अंदर बॉडी के अंदर बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स बना के फिर विटामिन सी एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है, दोनों चीज़ों को अब्जॉर्व करता है। अब्जॉर्व करेगा तो काम करेगा। तो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री है पूरी, उस केमिस्ट्री को पूरा एक डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं,
पेशेंट से बात नहीं करते हैं, बस अपना काम किया, निपटाया और बस सही। निकल गए। हाँ। पेशेंट को समझाना होता है। नो डाउट मैं आप लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार होता हूँ कि यू कॉल अस अप, और सिर्फ आपका नहीं, दूसरे चैनल्स का भी, सही, मीडिया का यू जो भी कॉल होता अप अस, और आप ये डिटेल में जब बात करते हैं लोगों तक ये रसाई पहुंचती है, Awareness तो पहुंचती कई दफ़ा उनको सवाल करने का मौका मिलता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्या मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या विटामिन डी नहीं कराना चाहिए, क्या मैं विटामिन सी साथ में नहीं लूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। सही, जैसे ना सिर्फ कि लोगों का फायदा, लेकिन डॉक्टर्स भी आपको देख रहे हैं जो इस प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो भी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं कि लोगों को इस तरह से बताया ऑफ कोर्स जाए। मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज पे काम करता हूँ, बहुत सारे जीपीज़ को पढ़ाता हूँ, जनरल फिजिशियंस को, और बहुत सारा जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, छोटे छोटे मसाइल माइक्रोन्यूट्रिएंट के छोटे छोटे मसाइल, मतलब यहाँ पे लिप्स पे कई दफ़ा क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, एंगुलर स्टर्माइटिस हो गया, अंदर छाले पड़ गए, आंखों में हल्की सी ड्राइनेस हो गई, इचिंग होगी, आपकी स्किन ड्राई हो गई, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बाल उतरना शुरू हो गए, ये सिर्फ क्या है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब छोटे छोटे विटामिन की कमी हो गई। सही। अब लोग क्या करते हैं, छाला हुआ, आपने दवाई लिख दी कि ये लगा लेना बस जाओ, हाँ। आपने ये नहीं Cause देखा यार नहीं पता पीछे से चल रहा। मुझे कोई विटामिन हाई डोज में दे के उसको ठीक करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, छोटी छोटी चीज़ों को देखना सही है। कह रहे हैं। तो इन चीज़ों को सिर्फ मेडिसिन से हम कर सकते हैं या विटामिन्स आर नॉट मेडिसिन। कई अच्छा। दफ़ा देखिए मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ कि देखो न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स, ये थॉमस एडिसन ने 1880 में कहा था कि इन फ्यूचर ऑफ डिकेड्स द डॉक्टर इज गोइंग टू बी ट्रीटेड अ पेशेंट विद द न्यूट्रिशन मिनरल्स इंस्टेड ऑफ ड्रग्स। वो अपने ह्यूमन फ्रेम को ट्रीट ही करेंगे न्यूट्रिशन पे और हेल्दी डाइट से और या विटामिन से। अब आप सोचिए कि ड्रग्स, मेरी एक प्रैक्टिस में है कि ड्रग्स, अब कई दफ़ा मेरे पास सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, मेंटली रिटार्डेड, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं, हिस्ट्री लें, एग्जामिनेशन करें, आपको लगता है क्या है, आपने कहा ठीक है वी विल डू रिहैब के बाद वी विल स्टार्ट या हाई न्यूट्रिशन में डालो, और लिटरली उनसे मैंने देखा है कि यार रिजल्ट्स देखे हैं मैंने, आई हैव अ प्रूफ कि मैंने रिजल्ट्स देखे हैं कि यार पेशेंट लेटा हुआ पेशेंट है, उसको हमने बिठा दिया अल्लाह के हुक्म से, उसको खड़ा कर दिया, बैसाखों पे चलना शुरू हो गया, माँ बाप की एक खुशी डेवलप्ड हो जाती है। सिर्फ क्या किया, सिर्फ उनको अच्छी काउंसलिंग की, रिहैब करवाया और अच्छी हाई न्यूट्रिशन में डाल दिया। सही। तो न्यूट्रिशन कितना काम करता है, तो न्यूट्रिशन वर्क्स अ लॉट। तो कहने का मतलब है कि फूड भी होना चाहिए और आपके जो विटामिन मिनरल्स हैं Minerals। उनका भी इंटेक रखना ऑफ कोर्स चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं, लेते नहीं हैं। हाँ। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें, अगर वेस्टर्न ममालिक में आप देखें, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी हर्बल कंपनियां जो हैं, वो विटामिन्स की बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सिर्फ विटामिन्स के स्टोर हैं। जी। आप अगर देखें, रिसर्च बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा, है, तो अब यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट है बस यार खाना पीना खाओ। अच्छा, तो खाना पीने में यार आप ये बताएं चिकन में क्या मिलता है? हाँ। डू यू थिंक चिकन में, नहीं, वो अभी तो वाले सारा- स्टीरॉयड वाली चिकन में क्या मिलता है, अभी वाली नॉन ऑर्गेनिक सब्जियों में क्या मिलता है? सही, ऑर्गेनिक सब्जियां तो घर में नहीं उगती हैं, हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। जो बाहर जो मिलती हैं तो उस सब्जियों में तो कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल तो यू हैव टू स्टार्ट अ डे विद अ हाई ब्रेकफास्ट, और साथ में न्यूट्रिशन के साथ एक मिनरल की टैबलेट अगर ले लें, यू विल सी अ डिफरेंस। आप खुद अब फील करोगे यार मेरे अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। सही है। अब छोटे छोटे मसाइल है ना, बाल उतरना शुरू हो गए, उसकी वजह ही सिर्फ एक है कि बायोटिन कम हुई हो जाती है। हाँ। अब बायोटिन जहाँ कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। जहाँ आपके विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी कम होना शुरू होगा, विटामिन ई कम होगा, आपके नेल्स ख़राब हो जाएंगे, आपके नेल्स अजीब से होना शुरू हो जाएंगे, क्यूटिप्स आना शुरू हो जाएंगे, स्किन अजीब सी होना शुरू हो जाएंगी। प्लस साथ में औरतों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो रिंकल्स आना शुरू होते हैं, एजिंग फैक्टर जो दिखना शुरू होता है, वो आ जाता है 30 के बाद। बिल्कुल। जब कई आपने देखा होगा जो हाई विटामिन, हाई मिनरल्स यूज़ कर रही होती हैं, उनको मेकअप की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, वो बड़ी फ्रेश लुक होती है उनकी। या पुराने ज़माने में जो ख़वातीन होती थी, उनके अभी भी देखें आप उनको, बाल ग्रे जल्दी नहीं होते थे, आजकल देखें कितनी यंग ऑफ एज कोर्स में। उनकी तो एक वजह अलग भी है कि बायोटिन की कमी, विटामिन तो हो सकता है, लेकिन देखिए आपको बात बताऊँ, होता क्या है कि पुरानी वक्तों में जो है वो मेहंदी लगाती थी या वाइट बाल हो गए तो, वरना दे डोंट यूज़ Healthy एनी food डाई। भी तो होता हम था क्या ना उस करते हैं, वक्त। डाइज यूज़ करते हैं। जब डाई यूज़ करते हैं, डाई इज़ अ केमिकल, डाई आपको ज़्यादा जो है वो करता, आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर इसको कहते हैं इमेच्योर इमेच्योर ग्रोइंग, इमेच्योर हेयर ग्रे हेयर्स। उसकी जो कमी होती है ना, एल टायरोसिन होती है,
जो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। अब ये किसी को भी नहीं पता एल टायरोसिन होता क्या है, कहाँ मिलता है। अब एल टायरोसिन मिलेगा ही आपको स्पेशल ब्रांड से कि आपको एल टायरोसिन लेके आपने जब प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स जो हो रहे होते हैं आप खाना शुरू करें, आपके प्री मेच्योर हेयर्स जो हैं जल्दी रुक जाएंगे। लेकिन कहाँ कब स्टार्ट करना, ये एक सवाल है। हम कब स्टार्ट करते हैं, कब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हमारे रिंकल्स पड़ रही हैं या हमारे जो स्किन जो है वो ख़राब हो रही है, हम ग्रो जल्दी हो रहे हैं, हम कब जाते हैं? वी स्टार्ट एट 40। हाँ, ये स्टार्ट कब, ये फिक्र कब स्टार्ट करनी है? हम डॉक्टर के पास भी तभी जाते हैं जब आप बिल्कुल मर रहे ज़्यादा हो। तकलीफ होती है। हाँ। जब ज़्यादा तकलीफ होती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा दाना होता है कहीं भी, आप उसी वक्त उस दाने को ट्रीट करना शुरू करें, वो ठीक हो जाएगा 2 दिन में। हाँ। जब वो बड़ा हो जाता है, पक जाता है, फिर आप वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, फिर इसके बाद जो है जब इसके बाद जो है जब जाते हैं तो फिर आप लंबे में जाते हैं। हाँ, सही। तो जो छोटी चीज़ में अगर आप चले जाते हैं, इसी तरह विटामिन्स की बात है। व्हेन यू स्टार्ट योर हेल्दी लाइफस्टाइल विथ एवरी प्रोटोकॉल जो मैंने बताया, एट द एज ऑफ 20, 25 या एडोलेसेंस एज में आपकी एजिंग बहुत देर से होगी। सही। और एजिंग इज इट स्ट्रेस, आप एज पे जा रहे होते हैं, इससे स्ट्रेस खवातीन के लिए किसी के लिए भी, आदमी के लिए भी। आप नहीं, अगर आजकल तो जो मेल है वो भी काफी Of course, कॉन्शियस है। आप एजिंग पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो ये आपको हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपको बेहतर करता है, और हेल्दी लाइफस्टाइल के 6 प्रोटोकॉल्स बार बार लोगों के दिमाग अच्छा, में थोड़ा सा टॉपिक से करंट सिचुएशन में आ जाते हैं। एक है कोविड, खौफ, सारी चीज़ें। इन जिनको कोविड हो चुका, उनके बाद में उनकी क्या एहतियात हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं कुछ? अभी क्योंकि नया नया है तो कुछ इस पर तो अभी रिसर्च हो रही है, लेकिन आप तक क्या रिसर्च पहुंची है कि जब कोविड होना और होने के बाद फिर क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं? अच्छा, ये तो खुशखबरी है कि कोविड अब ख़त्म हो रहा है। खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे वैक्सीन जितनी होती वैक्सीन रहेंगी, की वजह से शायद ऑफ कोर्स वैक्सीन जितनी होती रहेंगी इतना कोविड बचेगा। कम होता है। मिथ एंड मिस परसेप्शंस, मिसलीडिंग परसेप्शंस कि वैक्सीन नुकसान पहुंचाता है, वैक्सीन कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, वैक्सीन फ़ायदा देगा। अच्छा, घर में भी मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो वो मना कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए, 2 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर As a doctor, please एक मजाक के तौर पे परसों में एक चीज़ पढ़ रहा था। हाँ। तो एक नर्स के पास एक आदमी जाता है, कहता है कि डॉक्टर साहब जो है मैं तो वैक्सीन लगाऊंगा 2 साल बाद मर जाऊंगा। हाँ। कहते तो लगा लो, क्या मसला है, 2 साल बाद सब चले जाएंगे, तुम रह के क्या करोगे? तो ये एक मजाक है, इट्स मिथ। मैंने कहा ना, मिसलीडिंग परसेप्शंस है, मिथ्स है। तो ये जो वैक्सीनेशन आ रही हैं वो क्या ओरिजिनल है? ऑफ कोर्स इट्स एन ओरिजिनल। हम लोग खुद अपने हॉस्पिटल में लगा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं, सही। और बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स के साथ लगा रहे हैं। SOPs का पूरा ध्यान रखना है। हेल्थ कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ है, WHO ने अप्रूव कर दिया अब चाइना की वैक्सीन साइनोवैक, साइनोफार्म, इट्स अप्रूव फ्रॉम वर्ल्ड वाइड WHO से। कल स्पेन का पढ़ रहा था, इजिप्ट का पढ़ रहा था, सऊदी अरब का भी पढ़ रहा था कि दे हैव अप्रूव्ड WHO वैक्सीन्स। तो इसलिए आप बिना खौफ के बगैर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि हल्का बुखार हो गया, वो तो हर वैक्सीन में हो और सकता है। और यही एक रास्ता है हमारे बचने का। आप वेस्टर्न ममालिक में देखें, ऑल इज ओपनिंग विद इन, आप 1 महीने बाद देखेंगे ऑल विल बी ओपन। बिल्कुल। और इसी पे ही, वैक्सीन पे ही, और आगे जो बूस्टर्स आएंगे वो भी लगाने पड़ेंगे। जैसे आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाते हैं, मैं बार बार हर एक को बोलता हूँ, पोलियो हमारे मुल्क में सिर्फ रह गया है, सिर्फ और सिर्फ मिथ और मिसलीडिंग परसेप्शन की वजह से। नॉर्दर्न एरिया में अभी भी पोलियो है, लेकिन बहुत बेहतर हुआ। ठीक करने देते हैं। चिकन पॉक्स और माँ के दूध के अलावा वी एज ए पीडियाट्रिक कंसल्टेंट्स डू नॉट अलाउ कि माँ का दूध के अलावा कोई दूध होना चाहिए सर। बट अनफॉर्चुनेटली जो माएँ हैं आजकल की, जिसमें जो मैंने आपको बताया, जो प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रही हैं, जिसमें 1000 डेज़ ऑफ लाइफ अच्छे नहीं हैं, जिसमें सारे प्रॉब्लम्स डेवलप्ड होते हैं, बीमारियां हैं, कमज़ोरियां हैं, जो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, उस पर हम कहते हैं कि टॉफीड कैन बी ए सप्लीमेंट, एक्सचेंज हो सकता है, बट स्टिल वी डोंट अलाउ इट। बट लेकिन होता क्या है कि अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चा, वही वाली बात है कि आगे न्यूट्रिशन डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन मैं हमेशा देता हूँ एज ए पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट कि माँ के दूध के साथ या तो डोनर मिल्क हो, जो दुनिया में बहुत इजीली अवेलेबल है दूसरी माँओं से, या करीबी कोई भी रिश्तेदार हो। सेकेंडली बकरी का दूध,
इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, एक्सेप्ट कि उसमें फोलेट की और विटामिन डी की थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है। वो आगे जाके माँ के दूध पीने वाले बच्चों को भी हम ऐड कर रहे होते हैं विटामिन फोलेट भी और आयरन भी और विटामिन डी भी बकरी के दूध के साथ भी ऐड करते हैं। बकरी के दूध की इफादियत में एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है, जिस पर मैंने रिसर्च भी की है और मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रिस्क्राइब भी किया, जैसे ट्विन मदर हैं, ट्रिपलेट पैदा हो जाते हैं, माँ पूरा नहीं कर सकती है। इन्फेक्शन कंट्रोल सबसे बड़ा है। सेकंड, उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता, प्रोटीन्स एलर्जीज़ नहीं होती जो काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी से होती हैं, जो डब्बे के दूध में ज़्यादातर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, प्रोटीन एलर्जीज़ रहती हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है। फिर मिलाने का तरीका, पानी का मिक्सिंग, बॉटल फीड, तो हम कहते हैं कि यार माँ के साथ ही अटैच रखो और इसको करो। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर माँ को बहुत एंशियसली है और दूध नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं ठीक है बकरी का दूध दे रहे हो या डोनर मिल्क दे रहे हो, माँ अपना ही दूध पिलाना चाहती है, तो क्या करते हैं, हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है। हम कहते हैं यहाँ पे सिरिंज लगाओ, एक ट्यूब पास करो, निपल्स पे लगाओ और साथ में जो है आपने बच्चा सक करना शुरू कर देगा। कई दफ़ा इससे क्या होता है, एक ऑक्सीटॉक्सिन एंजाइम डेवलप्ड होता है एज ए कैंगरू पोजीशन से, अटैचमेंट से। जब वो अटैचमेंट शुरू होती है, ऑटोमेटिकली जब बच्चा सक कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली वो फीड आना शुरू हो जाता है। तो कई दफ़ा तो मिथ हैं और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो गिफ्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सिर्फ एक सोच है, अब आप सोच पे अच्छी सोच रखते हैं तो काफ़ी माएँ जो है एक्सक्यूज़ करती हैं कि वो नहीं आ रहा, एक्सक्यूज़ इसलिए करती हैं। हाँ, तो इसके यही तरीका हमें, देखें सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग। अगर मैंने काउंसलिंग कर रहा हूँ और बार बार यही कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हम लोग जो बात कर रहे होते हैं दुनिया देख रही होती है, लाखों लोग देख रहे होते हैं और हम जिन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं वो बात पहुँचा देते हैं उन चीज़ों को। कई दफ़ा हमारे तक उनको रसाई नहीं होती, नहीं पहुंच सकते, तो इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग हमारी चीज़ें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। कई दफ़ा हम लोग तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको जो कमेंट करते हैं उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से नोट करते हैं कि यार एक डॉक्टर ने कहा है, लेकिन स्टिल एक एंकर्स भी साथ में कह रहे हैं, तो ये एक श्योरिटी बात होगी कि यार ये करना चाहिए। ये सही। अच्छा, अब पोस्ट कोविड पे अगर आ जाएं तो साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ तक पहुँचे, कब तक ख्याल रखना चाहिए उस आदमी को या औरत को कि जिसको कोविड हो चुका, किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं, किसी को कुछ सीवियर किस्म का है, किसी ने ज़्यादा जस्तजू की जीने की? एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में तो कुछ नहीं होता कि मैंने कहा एसिम्प्टोमेटिक तो यही है कि जिसकी मिनरल्स विटामिन अच्छे हैं तो उसको एसिम्प्टोमेटिक होगा, इसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। सेकंड आ जाएँ जिसको सिम्टम्स हुआ है, सिर्फ फीवर था, उसको भी कुछ नहीं होना है। जिसको हड्डियों में दर्द शुरू हुआ है वो रहेगा तकरीबन 3 महीने। अच्छा, 3 महीने तक रहेगा। उसमें भी वो हाई न्यूट्रिशन पे डालना होता है, हाई न्यूट्रिशन कैलोरीज पे डाल के आपको ट्रीट करना होता है। नो मेडिसिन कुछ नहीं है। कोविड हैज़ नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन ईजाद नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ जो ईजाद हुआ है वो है वैक्सीन। जितनी भी मिथ एंड ट्रीटमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बज़ाहिर हैं जिसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो पेशेंट इज़ गॉन। बेसिकली कोविड करता क्या है कि लंग में घुस जाता है। इट्स एन ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें नमूनिया नहीं होता, उसमें थ्रोम्बाई फेंकता है। बेसिकली वो नमूनिया नहीं है, बेसिकली जब थ्रोम्बाई फेंकता है तो आपके लंग को इन्फेक्ट करता जाता है, ब्लॉकेज करता जाता है। अच्छा। हर जगह थ्रोम्बाई फेंकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी सैचुरेशन कहीं ड्रॉप हुई है या आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है या आप लंबा सांस नहीं ले सकते, ऑक्सीजन कहीं ड्रॉप हुई है, आपको स्टार्ट करना है एंटीकोगुलेंट्स। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एंटीकोगुलेंट्स, जैसे एस्प्रिन है, फ्लेक्सिन है, ये आप शुरू करते हैं। सेकेंडली कुछ लोग की ट्रीटमेंट में हिस्से में आता है टेसोलिजिमैब है, वो आप स्टार्ट कर देते हैं, वो हाई इंटेंसिव केयर की प्रोटोकॉल्स हैं। थर्डली आप स्टार्ट करते हैं एंटीवायरल्स है, रेमडेसिविर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, कुछ 5 दिन का कोर्स है वो स्टार्ट करते हैं। स्टिल दिस नॉट ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अच्छा, बट बस वही वाली बात है कि जान बचाने के लिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। 5वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्टेरॉइड्स। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है मैंने कहा एंटीकोगुलेंट्स, दूसरा है हाई स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स के खुद बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर 7 दिन से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने का ख़तरा है, आपके बॉडी के अंदर जो है मायोपैथी हो जाती है, बोन गलना शुरू हो जाती हैं, मसल्स गलना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत लंबे अरसे तक आपको उसकी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, अल्सरेशन शुरू हो जाती हैं। सेकेंडली आगे जाके जो बहुत हाई डायबिटीज़ जो करा देता है स्टेरॉइड,
उससे ब्लैक फंगस होने का खतरा है आगे जाके। अब पता नहीं कब होगा, ये अभी स्टिल पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन स्टिल पड़ोसी ममालिक में यही ब्लैक फंगस आया जो B1167 पे आया, जो वेरिएंट था। अब वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क में वो वेरिएंट नहीं आया, हमारे मुल्क में B117 भी नहीं आया, हमारे मुल्क में बहुत सादा सा वेरिएंट था जिसने लाखों लोगों को तबाह बर्बाद नहीं किया, हज़ारों की तादाद में तबाह बर्बाद किया। दूसरे मुल्क में देखें तो लाखों की तादाद में लोग चले गए, यानी और बहुत जल्दी, मतलब है कि 48 आवर्स, 72 आवर्स, 96 आवर्स में द गॉन, मतलब डायग्नोस ही नहीं हुआ। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है और दुनिया में भी एक प्रॉब्लम है, हमें टेस्ट नहीं कराना, हमें डायग्नोस नहीं करना, कोविड हो जाएगा तो हमें पकड़ लेंगे, सैचुरेशन चेक नहीं करनी है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आपने स्टार्ट ऑफ द डिजीज़ ही आपने करना शुरू कर दी, आप उससे फ़ौरन बच जाएंगे। सही। अच्छा, बच्चों में रेशियो कितना है कोविड का? बच्चों में भी बहुत आया है। लास्ट 2 मंथ्स बैक, यानी लास्ट इस महीने नहीं, लेकिन लास्ट 2 मंथ्स बैक मैंने बहुत सारे नमूनियाज देखे जो ट्रीट किए IV एंटीबायोटिक्स है, बट इट वाज जस्ट लाइक कोविड एक्सरेज, जिसमें मुझे लग रहा था कि इट्स एन वायरल नमूनियाज, बट बच्चों में नमूनिया हो रहा था, बच्चे में नमूनियाज हो रहे थे, अडल्ट में ARDS होता है, मतलब ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो जाती है, वाइट ग्लास बिल्कुल वाइट हो जाता है लंग, वो होता है थ्रोम्बाई फेंकता है। बड़ों में थ्रोम्बाई फेंकता है, छोटे बच्चों में जो मैंने डिफरेंशिएट किया वो हो सकता है कोविड हो या ना हो, वी डोंट नो, बट लास्ट फ्यू मंथ्स बैक मैं देख रहा था कि नमूनियाज बहुत हाई पीक पे था, बट इट वाज ट्रीटेबल। मैंने इसको कभी तक किसी को भी एडमिट नहीं किया। एडमिट करके वैक्सीनेशन आ रही है बच्चों की? बिल्कुल आ रही है, साइनोफार्म ने ही वो रिसर्च कर रहे हैं, फाइजर ने भी रिसर्च करना शुरू किया और साइनोफार्म ने भी रिसर्च करना शुरू किया कि 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को अलाउ करेंगे इस वैक्सीन को, या जो नेक्स्ट जो वैक्सीन ये जो रिसर्च कर रहे होंगे उसमें लगना शुरू होगी, क्योंकि वैक्सीन ही सिर्फ एक सोल्यूशन है टू अवॉइड कोविड। सही। सही। अच्छा, एक सवाल किचन से भी आते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा अभी बहुत इम्पोर्टेंट, वो इस तरह से कि जिस तरह से मुझे हुआ, मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो देखने वालों के पर, मैंने फर्स्ट डोज लगवा लिया वैक्सीन का, उसके 20 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा गला ख़राब हुआ, मैंने टेस्ट करवाया तो कोविड पॉजिटिव आया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर 10 दिन के बाद फिर मेरा नेगेटिव रिजल्ट आ गया सारा कुछ। अब सेकेंड डोज के लिए मुझे कब जाना चाहिए? अब हो गया तो आपको, पहले तो आपको हुआ क्यों, क्योंकि कोविड की जो फर्स्ट वैक्सीन है जी, वो आपकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, ओके, वो स्पाइक प्रोटीन पे काम नहीं करती है। अच्छा, आपकी जो सेकंड बूस्टर है वो स्पाइक प्रोटीन पे काम करती है 14 डेज़ बाद। अच्छा, अब आपने फर्स्ट डोज लगाया, हाँ, कोविड हुआ, विदाउट सिम्टम्स हुआ या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हुए, सही, आपने लगाई कौन सी है? साइनोफार्म लगाई है, तो तो विद इन आप 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप जाएँ और लगवाएं। अच्छा, 2 मंथ्स में, 21 डेज़ में नहीं लगानी, 2 मंथ्स में लगानी। 2 मंथ्स में आपको 3 मंथ्स का पीरियड है साइनोफार्म या साइनोवैक दोनों लगाने के लिए। अच्छा, तो 3 मंथ्स में आप कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो वो सेकंड डोज ही लगेगी दोबारा से? सेकंड तो डोज नहीं, फर्स्ट से? नहीं, सेकंड डोज ही लगेगी, क्योंकि आपने एंटीबॉडी कोविड से भी बनाई है और आपने जो वैक्सीन लगाई है उससे भी आपके एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगी, और सेकंड वाले से आपकी एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन पे काम करके वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अच्छा, तो अभी मुझे जल्दबाजी ना करना, मतलब नहीं 3 महीने के अंदर अंदर आप लगाएं, कोई टेंशन मतलब महीने के बाद लगा दूँ? कोई मसला नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर आप लगाएं, कोई वो नहीं। शेफ़ है, इनको तो सबसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि किस चीज़ से आपको डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलती है रोज़ के मर्रा ज़िंदगी पे, लेकिन वही वाली बात है कि लोग चाहें खाना तो सही, लोग और चाहते उस हैं तरीके से पकाना चाहिए जिस तरह की सब्जियों को कहते हैं कि ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल सा माइल्ड हल्के करना से। है। आप देखिए अगर बाहर के मुल्कों में वेस्टर्न देखिए तो दे ईट बड़ा सॉफ्ट सा बनाते हैं, हाँ। और कई दफ़ा तो आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल में बहुत माइल्ड सा हम तो पकाते जान हैं, निकाल लेते हैं हम तो सब्जियों की, उसको जब भून पका भून पका के के उसके सारे मिनरल्स और वाइटामिन ख़त्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। अब अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा अफादियत किस में? ABC में, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। कभी आप उसका जूस पिए, महीने भर आप 1 महीने पिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे बस मैं तो बिल्कुल सेट हो गया, हाँ, बिल्कुल इसी उड़ना शुरू कर देंगे। तो उसमें आपको बीट रूट में है क्या? फुल ऑफ ऑक्सीजन है, जितना रूट से आप ग्रोथ लेंगे इतनी ऑक्सीजन मिलेगी आपको। सही। जबरदस्त। तो सबसे ज़्यादा आपको कैरेट है, बीट रूट है, सब ग्राउंड अंडरग्राउंड मिलता है। हाँ, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, बस हम लोग
उसका पसंद इस्तेमाल नहीं नहीं करते करते। हैं, हम पसंद नहीं करते। नहीं, मुझे तो बहुत दूसरा ये भी है कि चीज़ें हमारी आउट ऑफ रेंज पहुंच जाती हैं कई दफ़ा। लेकिन ये ABC तो इट्स वेरी चीप है, और हाँ, आप अगर ABC को अगर आप कहीं सर्च भी करेंगे तो इससे मिरेकल टाइप ऑफ जूस, इससे स्मूदी, मिरेकल स्मूदी कहते हैं उसको, सही और वो तो लोग दुनिया में बहुत फ्रीक्वेंट लेते हैं। सही। लेकिन वही वाली बात है, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक, और ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। सही। दूसरे मुल्कों में नहीं है, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जहाँ पे जो ग्रोथ ही ऑर्गेनिक करते हैं, नॉन ऑर्गेनिक करते ही नहीं हैं। हाँ। तो उनमें तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अच्छा, लास्ट अभी कुछ मिनट हमारे पास रह गए, तो मैं आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते पूछना ये चाह रहा हूँ सबके लिए कि ये जो एस्थमा और सांस की तकलीफ़ और ये सारी चीज़ें, इनके पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया, खौफज़दा बहुत थे। पहले मैंने बताया कि न्यूट्रिशन, विटामिन डी, एस्थमा हर चीज़ का इलाज ऑफकोर्स न्यूट्रिशन में। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इंक्रीजेज द एक्सेसरबेशन, मतलब अस्थमा एलर्जी को बढ़ा देता है, रिपीटेडली निमोनियाज बढ़ाता है, चाहे कोई भी पेशेंट हो। सालों साल डॉक्टर ट्रीट करता रहे, इनहेलर से, न्यूबुलाइज से, स्टेरॉइड से, दवाइयों से, वो ठीक नहीं होगा पेशेंट जब तक कि आप पीछे से बैकग्राउंड को ठीक नहीं करें। सही। पहले तो बैकग्राउंड को ठीक करना है। अस्थमा एलर्जी वाले पेशेंट्स को जब कोविड के साथ अगर हुआ, आप अगर कोविड के साथ पूछ रहे हैं, तो कोविड के साथ भी हुआ है तो हम उसको इनहेलर्स पे ही डाला है। जिनको एलर्जी कफ हुई तो इनहेलर्स वर्कड अ लॉट, स्टेरॉइड्स वर्कड अ लॉट, जिस तरह मैंने आपको बताया। और एंटी एलर्जी के लिए जो बाहर निकलते हैं पेशेंट्स अस्थमा और एलर्जीज़ के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एलर्जी एंड अस्थमा स्टार्ट फ्रॉम द नोज। डस्टी वेदर से ज़्यादा होता है, ह्यूमिड लेवल जब गिरता है तब होता है। तो वाई डोंट यू यूज़ वेजलीन के सॉफ्ट ब्रीथ जो है आपकी सॉफ्ट हो जाए। साथ में आपने जो ब्रीथ लेने के साथ साथ आपकी जो स्टीम है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। अच्छा। और साथ में आप अच्छी स्लीप लें। स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप स्लीप करते हुए एक सुन्नत तरीका है कि डस्ट, आप पहले अपने बेड को झाड़ें और फिर सोएं। अब डस्ट माइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास। सही। अब डस्ट माइट से आपकी रात के वक्त एलर्जी फैक्टर बढ़ जाता है और एक अचानक जो है राइनाइटिस शुरू होता है। राइनाइटिस से साइनसाइटिस, फेरेंजाइटिस से यहीं आपका अटैक होता है और अस्थमा शुरू हो जाता है सुबह। किसी को साइनस हो जाता है, किसी को पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है और किसी को फेरेंजाइटिस हो जाता है, और यहीं से एलर्जी शुरू होती हैं और अस्थमा शुरू हो जाता यानी कि है। और एहतियात सबसे ज़्यादा शुरू ही आपने अगर अस्थमा वाले पेशेंट को देखा होगा, उनके सिम्टम्स स्टार्ट ही कब होते हैं? सुबह, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, दोनों। सही। और उसी में ही आपकी सांस फूलती है। जी। उसमें यही होता है, आपकी रात के वक्त ह्यूमिड लेवल गिरा, ह्यूमिडिटी गिरी, ड्राइनेस हुई, डस्ट पार्टिकल्स गया या डस्ट माइट्स गए, आपने अस्थमा शुरू हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे बचें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगा बेहतर डॉक्टर साहब, सच्ची बहुत बताऊं मैं, informative मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे session था। मिलके, Thank you और very मैं much जी। इंस्पायर हूँ आपकी पूरी स्टडीज़ से और तमाम आपकी बातों से। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।